नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वो है एमबीबीएस इन तुर्की। उसकी हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे हमें बार बार, इवन पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी और इंडिया से भी, बहुत सारी बेल्ट से, बहुत सारी स्टेट से ये फ़ोन आ रहे थे कि तुर्की के ऊपर एमबीबीएस से रिलेटेड हम वीडियो बनाएं, उसके अंदर हम फैक्ट बताएं। एमबीबीएस से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, हर एक वीडियो के अंदर हमने फैक्ट बताया है। और जब भी कोई भी क्लाइंट हमें कॉन्टैक्ट करता है, आइदर वो टेलीफोनिकली और व्हाट्सएप के ऊपर, तो हमारी कोशिश रहती है फैक्ट बताकर क्वेरी को क्लोज करने की। हम कभी भी किसी को भी मोटिवेशन देकर पैसा हेटने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना केस हमारे साथ रजिस्टर्ड करें, तब आपको मैं और टाइम दे पाऊँगा। क्योंकि फ़ोन पे डिस्कशन हुई, चैट हुई, ये ख़त्म नहीं होती। व्हाट्सअप के ऊपर न्यू क्वेरीज निकलती रहती है। अगर हम एक क्लाइंट के ऊपर 20-20, 25-25 मिनट डिस्कशन या चैट के ऊपर लगाएं तो हमारा लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होता है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आपका केस होने वाला है, तो हम आपको जस्ट बता देंगे आपकी इस कंट्री के अंदर एलिजिबिलिटी बनती है। उसके बाद अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब हम आपके डिस्पोजल के ऊपर हैं 24/7। तब आप हमें जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, तब हम आपको 100% हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और प्लीज़ वो क्लाइंट हमारा टाइम वेस्ट ना करें जिन्होंने कहीं नहीं जाना, वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द वर्क परमिट, जो जस्ट टाइम पास कर करके पहले 10 दिन मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर ली, फिर 10 दिन के बाद नई वीडियो देख ली, फिर उसके अंदर करंट लगा उसको कि हाँ यार मैं अभी फिर कॉन्टैक्ट करूँ। वो क्लाइंट प्लीज़ हमें अवॉइड करें। हमने अगर आपके केस के ऊपर 10 मिनट आपको फ्री दे दिए है चैट के ऊपर, तो अगर आप फिर हमसे चैट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मैं इस वीडियोस में भी बताता हूँ, चैट के ऊपर भी बताता हूँ। उसके बाद ही हम फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। सिंस टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता दिया, सीरियस हैं तभी कॉन्टैक्ट करें, सीरियस नहीं हैं, हाँ आप हमसे नहीं भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनके थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। और क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्रीज़ हैं फॉरेन के अंदर, जहाँ पर हम एमबीबीएस के आपके बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम केवल यूक्रेन के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपका बजट है, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, परसेंटेज बच्चे के क्या है, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी कंट्री से एमबीबीएस करनी चाहिए। जब भी आप हमें क्वेरी करते हैं एमबीबीएस से रिलेटेड, एटलीस्ट आप हमें सिर्फ अपने बच्चे के 10th 12th के परसेंटेज और साथ में आप अपना बजट लिखकर बताएंगे कि साल का इतना बजट है, तो मैं इमीडिएटली आपको लॉट ऑफ कंट्रीज़ के ऑप्शन दे दूँगा। क्योंकि पैसा आपने खर्चना है, और हम ऐसा हमारा मोटो नहीं है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भेजें आपके बच्चों को, वहाँ से कमीशन लें, आपको मोटिवेट करें कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहाँ का यूएसएमएलई पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। इवन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने फिगर के साथ बताया था कि जो हमारा एफएमजी का जो 2 टेस्ट पीछे हुए हैं कि क्या परसेंटेज आया है। 15-15, 16-16 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, सिर्फ 4 या 5-5 हज़ार बच्चे ही क्लियर कर पा रहे हैं इस एग्ज़ाम को। तो अभी ये देखिए कि जो लोग आपको ये मोटिवेशन देकर, जिन्होंने भेजा था आपको, चाहे बेलारूस में, चाहे रशिया में, चाहे यूक्रेन में, कि क्या उन कंसल्टेंटों ने आपका एफएमजी क्लियर करा दिया। इसको तो छोड़िए, फिर आप हमसे पूछते हैं कि सर वो कंसल्टेंट मुझे बता रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो यूएसएमएलई एग्ज़ाम की परसेंटेज इतनी है, मैं जाकर ये अपनी एमबीबीएस इजिप्ट से करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं यूक्रेन से करने जा रहा हूँ, तो उसका परसेंटेज ऐसे है। भाई मैंने फिर बता दिया, आपने डिग्री कर ली है, ये डिग्री आपको मिल गई है। डिग्री के बाद अगर आपने आईपीएस आईएएस बनना है, तो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने माइंड में रखना है। इसलिए एमबीबीएस करने से पहले 10 बार सोचना है कि आपका मेन मोटो क्या है। अगर आप एमबीबीएस ऐसी कंट्री से करके आ जाते हैं, ये छोटी मोटी कंट्रियों से करके आ जाते हैं, अगर एफएमजी आपसे क्लियर नहीं होता, तो देन आपके पास क्या ऑप्शन है। बट क्राउन इमिग्रेशन आपको उन कंट्रीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है कि जहाँ से आप एमबीबीएस करने जाएंगे, आप वहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, एमबीबीएस इन तुर्की विद फैक्ट एंड फिगर के साथ। क्योंकि मैंने
पिछली अपनी एडवर्टाइज में बताया था, जो हम एक थोड़ा सा प्रोमो डालते हैं कि मैं इसके अंदर आपको फीसिस के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस, एडमिशन क्राइटेरिया, आफ्टर MBBS के बाद अगर आपने वहाँ पर एज ए जनरल प्रैक्टिशनर जहाँ अपना डॉक्टर का लाइसेंस लेना वो किस वे से ले सकते हैं, सारी की सारी अभी कंप्रहेंसिव ये हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले हम इसके फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। तुर्की की जो कैपिटल है वो इस्तांबुल है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसको हम तर्किश लीरा कहते हैं। एक तर्किश लीरा इंडियन रुपीज़ इक्वलेंट आई थिंक 9 रुपये का होगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन 8 करोड़ से ज़्यादा की है। अगर हम वहाँ के एरिया की बात करें तो 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा उसका एरिया है। अगर मैं वहाँ की बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करूँ तो तुर्किश को हम यूरो एशिया भी कहते हैं। कुछ इसका पार्ट यूरो के साथ, यूरोप के साथ लगता है, कुछ इसका पार्ट एशिया के साथ लगता है। और यूरोपियन जो शेंगन कंट्री इसके साथ ग्रीस लगा हुआ है, यूरोप की इसके साथ कंट्री बुल्गारिया लगी हुई है। तो अनदर साइड इसके साथ 3 जो बॉर्डर है, आर्मीनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, ईरान और सीरिया, दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज। ये इसके फैक्ट एंड फिगर है। अभी तुर्की के अंदर सिस्टम क्या है कि वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं MBBS के लिए भी। इंग्लिश टोट भी है, टर्किश टोट भी है। तो मैंने जितना अपना एनालाइज़ किया है, जितनी भी वीडियोस में मैंने एनालाइज़ किया, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने तुर्किश से MBBS करनी है तो प्लीज़ थिंक ओनली अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कारण क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उनकी फ़ीस 12-12, 14-14 हज़ार $US से स्टार्ट होकर 20-20, 25-25 हज़ार $US की है। तो जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और फीस काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो ड्यूरेशन के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है 5+1, 5 साल की MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप, 6 ईयर का ड्यूरेशन है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं फ़ीस के बारे में डिस्कस करूँ, 3500 या $4,000 से स्टार्ट होकर 8 या $10,000 के बीच की है ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना कंपेरेटिवली बहुत ही ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इट इज़ रियली वेरी टफ। उसके अंदर कुछ एग्ज़ाम्स हैं उन्होंने रखे हुए। अगर आपके पास वो एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, उसके अंदर उनका एक एग्ज़ाम होता है BIOS। ये तुर्किश गवर्नमेंट का अपना एक एग्ज़ाम है। अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आइदर कोई मेडिकल फील्ड में, इवन बिजनेस में या इंजीनियरिंग में हायर स्टडी करनी है, आइदर इंग्लिश टोट या जर्मन टोट, इवन वहाँ के लोकल स्टूडेंट ने भी करनी है, तो उसको भी ये BIOS एग्ज़ाम देना पड़ता है। BIOS एग्ज़ाम जो होता है वो साल में 2 बार आई थिंक सो होता है। इसके कम से कम 15 या 20 कंट्री के अंदर सेंटर बनते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इसका कोई भी सेंटर नहीं बनता। अगर आप BIOS एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो उन्होंने उसके साथ एक और इक्वलेंसी रखी हुई है। अगर आप BIOS नहीं दे पा रहे, इंडिया के अंदर सेंटर नहीं है, तो आपको SAT-1 करना पड़ेगा। SAT-1 टोटल 1600 मार्क्स का होता है। और वहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ दे आर रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 1600 में से 1000 या 1200 नंबर स्कोर जरूर लें अगर आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा तो उतने मैक्सिमम चांसेस है आपको एडमिशन मिलने के। तो दूसरा फिर हमारे पास एक ACT, उसको भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी टेस्ट एक्सेप्टेबल है वहाँ पर। अगर आप SAT नहीं दे सकते तो ACT भी दे सकते हैं। और इसी तरीके से अभी मैं 2 बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अपनी 12th स्कूलिंग इन 2 बोर्ड से की हुई है तो आपको ये कोई भी टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कौन से बोर्ड है? IB, जिसको हम इंटरनेशनल वोकैबुलरी डिप्लोमा कहते हैं, जो स्विट्ज़रलैंड की बोर्ड है। इससे अगर आपने IB डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको ये कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका बोर्ड GCSE बोर्ड है जो कि UK बेस्ड बोर्ड है, वहाँ से A लेवल और O लेवल किया हुआ है, तो देन देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। तो उसी के बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी उनका एडमिशन का फर्दर क्या प्रोसेस है, वो आपके परसेंटेज चेक करते हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी परसेंटेज रखी है कि 70% हो जाए, कोई 65% में भी बच्चे को एप्लीकेशन दे आर एक्सेप्टिंग, बट कट ऑफ कहाँ तक जाती है? जितने अच्छे परसेंटेज होंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। आपके परसेंटेज को देखा जाता है, आपके ये इंटरनेशनल जो एग्ज़ाम है उसको देखा जाता है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सम यूनिवर्सिटीज़
accepting the IELTS, some universities TOEFL, और some universities आपकी लास्ट प्रीवियस स्टडी किस मीडियम में है उसको भी एक्सेप्ट करती है। डिपेंड है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपना अप्लाई किया है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी बच्चों को स्काइप इंटरव्यू लेती है या यूम मीटिंग होती है, उसके ऊपर उसकी चेक करती है, उसके नॉलेज के बारे में उसके भी पॉइंट मिलते हैं। तो ये सारे के देखने के बाद फिर वहाँ की जो सिलेक्शन कमेटी है बच्चे को एडमिशन एलोकेट करती है। इवन हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा फिक्स किया हुआ है। इतना इजी नहीं है तुर्की में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, स्पेशली एमबीबीएस। वहाँ पर भी बहुत सारा कंपटीशन है, बट आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अच्छी कंट्री से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो वी आर रिकमेंडिंग तुर्की। अभी मैंने ये वीडियो डाल दी है। अभी वीडियो डालने के बाद आपको लगता है कि सतीश या क्राउन इमिग्रेशन वालों के हाथ के अंदर है एडमिशन करवाना, बड़ा इजी है, इन्होंने वीडियो बना दी। ऐसा नहीं है। मैं ये भी इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, जब भी आप हमें अप्रोच करेंगे, मैंने फिर बता दिया, वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर। जब आप हमें अप्रोच करेंगे तो मैं एटलीस्ट वहाँ की 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एप्लीकेशन डालता हूँ, ताकि आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। उन यूनिवर्सिटी की जो भी एप्लीकेशन होगी 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ की आपको पे करनी पड़ेगी। कोई 100 यूरो है, किसी की 50 यूरो है, किसी की नहीं भी है, वो आपको उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो आपको फिर जाना पड़ेगा। हाँ, कल ये भी हो सकता है कि आपको उन 6 यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ना मिले। अगर नहीं मिलता तो तब आपको अनदर सब्स्टिट्यूट साथ में रखना पड़ेगा। आपने ये डिपेंडेंसी लेकर नहीं चलना है कि अभी हमने क्राउन वालों को केस दे दिया, क्राउन वाले अभी 100% तुर्की की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका फ्री में एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा कर दे देंगे, इनके हाथ में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। 10-12 हज़ार यूरो से स्टार्ट होकर 25-30 हज़ार डॉलर की है, US डॉलर की फ़ीस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। बट बीइंग ए ह्यूमन आई एम रिकमेंडिंग डू नॉट गो टू द पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देयर। ठीक है, ये सारे का सारा मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अभी इसके बाद क्या आता है कि सर क्या यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो जाता है पार्ट टाइम जॉब कर सकता है? 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकता है ड्यूरिंग स्टडी। तुर्की भी बहुत अच्छी कंट्री है। अभी जो मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर एमबीबीएस हमने कर ली, अभी आपने एमबीबीएस सपोज रशिया से की है, यूक्रेन से की है, इजिप्ट से की है, जहाँ आपने जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान से की है, जहाँ किर्गिस्तान से की है, क्या वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे? वहाँ पर कुछ नहीं मिल पाएगा। बट अभी इंटेरोगेशन आ गया, तुर्की के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ से एमबीबीएस करते हैं, दे कैन डू ए प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, जिसको हम जनरल जीपी कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, एज ए वहाँ पर डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मैंने फिर बता दिया, मैं आपको उन कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको इंडिया का तो ऑप्शन है ही है। अगर इंडिया में आकर अपना FMG क्लियर कर देते हैं तो इंडिया के तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। कल आप यहाँ का क्लियर नहीं कर पाओगे तो उस कंट्री में आपको ऑप्शन मिल सकता है एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का। और तुर्की एक छोटी कंट्री नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए, किर्गिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए, इवन कजाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए। उसके बाद देखिए कि आपको कौन सी कंट्री से एमबीबीएस करनी चाहिए। ये चीज़ें वही बता सकता है जो एक्चुअली प्रैक्टिस। मैंने फिर बताया, वी आर टेलिंग द ट्रुथ बिफोर टेकिंग एनी केस फॉर एनी कंट्री। हम ये नहीं चाहते कि बाद में हम एक दूसरे के कान खींचते रहें, सर आपने ये बताया था, ये हो गए। इतना टाइम वेस्ट करने का हमारे पास है ही नहीं है। तो अभी वहाँ पर अगर आपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले हर एक कंट्री के अंदर उनकी लोकल लैंग्वेज कंपल्शन है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एज ए। तो आपको B2 लेवल तक की तुर्किश लैंग्वेज आनी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपने अगर वहाँ से ही एमबीबीएस की है तो आपको एक वहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम STS टेस्ट कहते हैं। 5 साल प्लस 1 ईयर, 6 ईयर तो जो हो गया। उसके बाद तुर्किश लैंग्वेज, उसके बाद आपको STS एग्ज़ाम गूगल में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। 35 मार्क्स लेने पड़ते हैं।
डोमेस्टिक स्टूडेंट को भी, इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। जैसे इंडिया में आके FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है, इसी तरीके से ये STS एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा। इसको क्लियर करने के बाद आपको 6 मंथ से लेकर 9 मंथ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अंडर डॉक्टर, तो आपको उसके बाद वहाँ का प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा। तो मैंने फिर बता दिया 100 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स लेने हैं, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, मैंने उसका सिलेबस भी देख लिया। अभी आगे क्या कंडीशन आती है, अभी आपने अगर MBBS आउटसाइड तुर्की से की हुई है तो इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, तो आपको अपनी डिग्री को अवेल्यूएट करवाना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है, जिसको हम ECA कहते हैं कनाडा के अंदर, जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं ना, हम करवाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटों को कि मेरी जो इंडियन एजुकेशन है वो कनेडियन किस लेवल की इक्वलेंट है। तो इसी तरीके से अगर आप आउटसाइडर तुर्की से MBBS की है, अगर आप भी वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं डॉक्टर, तो सबसे पहले आपको अपनी जो मेडिकल डिग्री है उसको अवेल्यूएट कराना पड़ेगा बाई OK। दिस इज़ द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाई OK, वो करवाना पड़ेगा। वो जब आपकी इक्वलेंसी आ जाएगी उसके बाद यू नीड टू क्लियर द तुर्किश लैंग्वेज टेस्ट, देन STS एग्ज़ाम। ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी आप जनरल प्रैक्टिशनर बन गए, अभी आप कहते हैं कि हमने स्पेशलिस्ट भी बनना है, MDMS भी करनी है, क्या वो कंसल्टेंट आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बता पाएगा? ना, उसको तो सिर्फ भेज दो यूक्रेन, ऐसी तैसी है। एक साल की जो फीस है ना वो कंसल्टेंट ही इंडिया के अंदर ले लेते हैं। अभी मैंने कुछ रोमानिया के वीज़े करवाए हैं, बच्चों के MBBS में एडमिशन करवाए हैं, बेस्ट कंट्री में भेजा है, फीस ज़रूर है वहाँ पे 6000 से लेकर 7500 यूरो की, तो उनको कितना बड़ा कंटिनेंट मिला है, तो उनकी जो फीस है, मैंने वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि अभी आपको रोमानिया में जाकर भी 2000 यूरो देना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फीस किसी को नहीं देनी, मैंने अपने सर्विस चार्जेस देने हैं। मेरे सर्विस चार्जेस मैंने फिर बता दिया 2000 से लेकर 3000 यूरो तक के हैं, तो डिपेंड है आपने कौन सी कंट्री की किस टाइप की सर्विस लेनी है। मैक्सिमम हमारी जो सर्विस चार्जेस है व्हेन वी विल गिव द रिजल्ट मीन जब हम आपका बच्चे का MBBS का एडमिशन, जब आपका बच्चे का वीज़ा आ जाता है उसके बाद लेते हैं। 15 से 20,000 की हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं फिर बता दिया 15 से 20,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल जब हमने आपका केस रजिस्टर्ड करना है, प्रोसेस करना है। आप मुझे 4 कंट्रीज़ के कहेंगे, 20 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डालने को कहेंगे, मैं 4 कंट्री की 20 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका वो 20,000 के अंदर काम करवाऊंगा, और मेरी अनदर जो मेरे सर्विस चार्जेस रहेंगे जब आपके बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी आपने वहाँ पर MDMS स्पेशलाइजेशन करनी है तुर्की के अंदर, तो उसके लिए क्या है, जैसे इंडिया के अंदर PG नीट का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही तुर्की के अंदर TUS एग्ज़ाम है, इसको भी आप गूगल करके देख सकते हैं। आपको ये TUS एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद आप जिस भी फील्ड में, जिस भी ब्रांच में अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके अपनी स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट दैट जितने भी PG एग्ज़ाम है वो उतने अपनी लोकल लैंग्वेज में हैं। हाँ, आपने जब आप GP बन जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, तो तब आपको राइट है वहाँ पे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या वहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने की किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। तो इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो वो ही डाल सकते हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जिनको इन फील्ड के बारे में नॉलेज है। अगर आपका एम एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अपने कोई सर्विस लेना है, जहाँ आप ऑलरेडी MBBS कर चुके हैं लेकिन आप अपना FMG क्लियर नहीं कर पाए, तब भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अनदर कंसल्टेंट बता दें, जितने भी MBBS को प्रमोट, वो क्या उनको ऑप्शन दे पाएंगे, बट क्राउन इमिग्रेशन के पास स्टिल 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं आपके। फर्दर हम आपको बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप कनाडा के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप शेंगन की 26 कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, दैट ऑप्शन वी कैन प्रोवाइड यू। तो अगर आपने MBBS किसी भी फॉरेन कंट्री से करनी है तो एक बार क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर 1 से 2 डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सबसे पहले साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।